हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चतेरा, ये मुझे पागल कर देगी। अब आगे। तिश्या दादी माँ के पास जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादी माँ, हम गुस्सा मत होइए, ठीक है। और हाँ, अब तो मुझे ये ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है ना। वो क्या है ना दादी माँ, मुझे ना सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर दादी माँ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अंश उसको देखते हुए कहता है, अभी कुछ वक्त पहले ये एक क्रूएल डेविल्स की तरह फाइट कर रही थी, अब कैसे एक स्वीट से एंजल में बदल गई है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी वाइफ इतनी टैलेंटेड भी है। वैसे कुछ भी कहो, मेरी वाइफ सबसे यूनिक है। लड़ते वक्त उसकी तकनीक कितने ज्यादा फास्ट थे और वह कितनी ज्यादा हॉट भी लग रही थी। लेकिन मुझे इस व्योम की नज़ारे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को उन नज़रों से देखने की। मुझे यहाँ तक पता है इसके दिमाग में तिश्या को लेकर कुछ ना कुछ तो चल रहा है और मुझे जल्द से पता करना होगा। थोड़ी देर बाद तिश्या अपने रूम में आते ही खुशी के मारे डांस करने लगती है और कहती है, हाय कितना अच्छा लगा ना उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट वाले लुक को देखकर। वह खुशी खुशी में ये भी भूल चुकी होती है कि उसके अलावा भी उसे रूम में कोई है और वो कोई और नहीं अंशी होता है और तिश्या को पागलों की तरह नाचते हुए देख रहा होता है। तिश्या की नज़र भी जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है तो वह वैसे ही नाचते हुए उसके पास आती है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। इतना कहते हुए वह इसके दूसरे चिक्स पे भी अपने होठों को रख देती है। अंश के चिक्स पे जैसे ही तिश्या के सॉफ्ट से लिप्स टच होते हैं उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके कान लाल हो जाते हैं और वह अपने मन में कहता है, अगर किसी को किश करना ही था तो लिप्स पे करना चाहिए था ना। वही जैसे ही तिश्या की नज़र दीवार खड़ी पे जाती है वो एकदम अंश के कानों के पास ही चीख देती है और कहती है, हे भगवान, मैं अपने इसके पहले दिन ही लेट कैसे हो सकती हूँ। वही बेचारे अंश का कान हो सून पर चूका होता है उसके चीखने से। वह तिश्या को देखते हुए कहता है, अगर भाई ने मना नहीं किया होता तो मैं अभी तुम्हारे बाल सोच लेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कान के पास चीखने की। वही तिश्या उसके मन के बातों से अनजान कबर्ड खोलकर सारे कपड़े इधर उधर करने लगती है और फिर जल्दी से उसके सामने की अपने ऊपर की टॉप को नहीं निकाल देती है। उसके ऐसा करते ही अंश ब्लड करने लगता है और कहता है, अरे पागल लड़की, बाथरूम में जाके कपड़े चेंज कर लेती और अगर यहाँ पर करना ही था तो कम से कम दरवाजा तो बंद देती। अंश का आधा ध्यान गेट की तरफ होता है तो आधा तिश्या की तरफ। तिश्या ब्लॉक ब्रा में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है जिसकी वजह से अंश उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। तिश्या जल्दी जल्दी उसके सामने ही तैयार हो जाती है और फिर जल्दी से अपने बैकपैक को उठाकर रूम से निकलते हुए अंश के पास जाती है और फिर से उसके बालों को बिगड़ते हुए कहती है, देखो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी वाइफ बहुत गंदी है इसलिए नहाकर नहीं जा रही है। मैं नहाकर ही जाती लेकिन कॉलेज के लिए पहले दिन ही लेट हो जाते इसलिए ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही उसके गाल पे किश करते हुए बाहर चली जाती है। वही व्योम गेट खुले होने की वजह से तिश्या को किश करते हुए देख लेता है और वह गुस्से से वहां से चला जाता है। वही अंश तिश्या के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या ये मुझे अपनी स्वीटनेस से मार देना चाहती है। हाय ये इतनी क्यूट क्यों है। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने कमरे में फैले चीजों पे पड़ती है वह अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ इस फैले हुए कमरे में भी रह सकता हूँ, लेकिन भाई तो इसकी हरकतों पर इसका उल्टा लटका देंगे। हे भगवान, अब कैसे गुजारा होगा मेरा इन दोनों के साथ। वही दूसरी तरफ तिश्या भागते हुए जा रही थी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ओ गॉड, उस गधे से फाइट करने एक्साइटमेंट में आज लेट हो गई। उफ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो खुद में ही बड़बड़ाए भागे जा रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। हाँ, बस इसी की कमी थी जो अब पूरी हो गई, देखकर भी नहीं चला जाता तुझसे। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहती है। तभी उसकी नज़र सामने उस लड़की पर जाती है जिससे वो टकराई थी। वो उसकी हेल्प करते हुए कहती है, हे आर यू ओके, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, वो मैं जल्दी में थी। नो इट्स ओके, मैं भी जल्दी में थी तो ध्यान नहीं दिया, वह लड़की कहती है। वैसे तुम न्यू हो, तिश्या उसको देखते हुए कहती है। तो वह लड़की भी हंसते हुए कहती है, हाँ आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम काव्या है, और तुम। सेम, आज मेरा भी फर्स्ट डे है और मैं भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम तिश्या है, तिश्या स्माइल कर कहती है। सो लेट्स फ्रेंड्स, काव्या अपना हाथ तिश्या की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। तिश्या कुछ देर उसके हाथ को देखती है फिर कहती है, वेल आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप बट सुबह सुबह किसी को ना नहीं कहते, सो यस आई कैन बी योर फ्रेंड। इतना कह तिश्या काव्या से हाथ मिला लेती है। ओके देन, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, काव्या स्माइल कर कहती है तो तिश्या भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। वो दोनों बातें कर ही रही थी तभी कोई उनके पास से दौड़ते हुए कहता है, वाह वो देखो एंट्रेंस पे कितनी महंगी कार है।
टू बी कंटिन्यू। लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आगे। तभी उस ब्लैक लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखने के लिए सारी लड़कियां एकदम लाइन से खड़ी हो जाती है। सारी लड़कियां उसे लड़के को देखकर आहा भर रही होती है और सब उसे अपना बनाने की सपने देख रही होती हैं, लेकिन वह लड़का बिना किसी की तरफ ध्यान दिए आराम से अपने पैकेट में हाथ डाले एटीट्यूड के साथ अंदर आने लगता है। और सारी लड़कियां पागलों की तरह उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। तिशा एक नज़र उसे लड़की को देखते हैं और फिर उन लड़कियों को देखते हुए वहां से चली जाती है। क्लासरूम में टीचर आते हैं और कहते हैं, हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोग का क्लास नहीं लूंगी, अभी आपके सीनियर्स आकर आपसे बातें करेंगे एंड डोंट पैनिक, वो रैगिंग नहीं करेंगे, ये कॉलेज रूल के खिलाफ है, वो सिर्फ नॉर्मल बातें करेंगे। ये बोलकर टीचर तो चली जाती है, लेकिन सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं कि ना जाने क्या होगा, लेकिन तिशा आराम से अपनी जगह पे बैठी रहती है। काव्या मुंह बनते हुए कहती है, तिशा तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तिशा उसकी बात सुनकर कहती है, तुम डर क्यों रही है, अगर वो कुछ करेंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे, और वैसे भी लोग भी हमारी तरह इंसान ही होंगे, तो डर किस बात का। काव्या, तुझे ये सबसे डर नहीं लगता है, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो सीनियर कभी हमारा जीना हराम ना कर दें। तभी कुछ लड़कों का झुंड क्लास में घुसता है और फिर एंट्री होती हमारे हीरो ईशान की। वह अपने दोस्तों के साथ अंदर आता अपने फोन में कुछ कर रहा था। तिशा जैसे ही ईशान और उसके दोस्तों को देखती है, उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, ये तीनों गधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। काव्या तिशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम क्या इनमें से किसी को जानती हो। तिशा कुछ कहती उससे पहले ही सामने से आती आवाज से उन दोनों का ध्यान सामने की तरफ चला जाता है। सो जूनियर्स, वेलकम टू कॉलेज। तो हम आप सबके सीनियर्स हैं, हम आपसे बातें करने आए हैं और आपका वेलकम करने भी। तो पहले आप सबका वेलकम कार्ड जो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। सीनियर से एक लड़की सभी जूनियर को कार्ड देती है। सारे स्टूडेंट्स कार्ड खोलकर देखे हैं। तिशा भी कार्ड खोलकर देखती है, उसमें लिखा हुआ था, टू वेलकम जूनियर एंड एंजॉय योर ब्यूटीफुल न्यू जर्नी फ्रॉम ईशान। वही काव्या को ईशान के दोस्त का बनाया हुआ कार्ड मिलता है, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था रोनित। वह उस कार्ड को देखते ही कहती है, अब ये रोनित कौन है। तिशा उसे ऐसा लुक देती है जैसे कह रही हो, मुझे क्या पता, अगर तुम्हें पता लग जाए तो मुझे भी बता देना। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करो, चलो फ्रंट बेंच से शुरू करते हैं। और सभी इंट्रो देना शुरू करते हैं। बीच बीच में सीनियर्स उनसे कुछ कुछ पूछते भी रहे होते हैं। ईशान उनके साथ पीछे खाली शीट्स पर बैठे सभी से क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर काव्या का टर्न आ जाता है। काव्या खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है, माय नेम इज काव्या शर्मा। वह आगे कुछ कहने को होती है कि तभी रोनिक उसके बाद को बीच में ही काट देता है और कहता है, नाम पता चल गया, इतना ही काफी है, अब अपनी हॉबीज बताओ क्या क्या है, जैसे आप खाली टाइम में आप क्या करती है। काव्या को रोनित का बात यूं बीच में काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे स्केच करना पसंद है और गाने सुनना भी, और खाली समय में मैं उन लोगों को पीटना पसंद करती हूँ जो मेरी बातों को बीच में काट देते। रोनित काव्या की जैसे ही बात सुनता है वह अपना मुंह बना लेता है और कहता है, क्या इस लड़की ने मुझे टोन मारा या फिर मुझे धमकी दे रही है। तभी रोनित का भाई रोहित उसको शांत करवाते हुए बिठा देता है और तिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये लड़की तुम बोल खड़ी हो जाओ। तिशा अपना सर झुककर बैठी होती है, जिसके चलते उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ी होती है ईशान और उसके दोनों दोस्त आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। तिशा खड़े होकर बोलना शुरू करती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम तिशा है और मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, मैं 10वीं हूँ, 12th DAV स्कूल से किया है। ईशान अपने चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहता है, मिस तिशा आपकी हॉबीज क्या है और आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तिशा ईशान की बात सुनकर उसे घूरने लगाती है और कहती है, मेरे कोई स्पेशल हॉबीज नहीं है, मेरे दिल में जो आता है मैं वही करती हूँ, और हाँ बाकी आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना मैं जरूरी नहीं समझती। तिशा की बात सुनकर ईशान का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए कहता है, अभी के लिए बाय, क्योंकि अभी आप सबके क्लास का टाइम हो रहा है, बाकी हम बाद में मिलते हैं मिस तिशा। इतना कह वह वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। वही काव्या तिशा को देखते हुए कहती है, हया वह कितना हैंडसम था, मुझे तो लग रहा है मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया, लेकिन उसकी नजरों को देखकर लग रहा है उसे तुझे प्यार हो गया है। काव्या की बात सुनकर तिशा उसे घूरने लगती है और कहती है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे आराम से रख सकती है। काव्या जैसे ही तिशा की बात सुनती है वह खुद को दोनों हाथों से कवर करते हुए कहती है, क्या तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया।
वैसे भी मैं इतनी क्यूट हूँ, खूबसूरत भी हूँ, किसी को भी मुझसे प्यार हो सकता है, लेकिन मैं उसे टाइप की लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम किसी और को पसंद कर सकती हो। तिश्या थोड़े गुस्से से उसके सर पे मरते हुए कहती है, अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद करो, मेरा कहने का मतलब वह नहीं था, मुझे लड़के ही पसंद है, बस मुझे उनकी हरकतें पसंद नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी। काव्या लंबी सांस लेते हुए कहती है, बैंक गॉड ऐसा है, नहीं तो मुझे तो लगा था मैं गई। अब टू बी कंटिन्यू, मजबूर कर रही हो मुझे शिकारी बनने पर। अब आगे। कॉलेज से निकलते ही तिश्या को याद आता है कि इस शरीर की मालकिन अपने कॉलेज के खर्चे के लिए जॉब भी करती है, इसलिए वह बिना वक्त गया हुआ है इस कैफे के अंदर चली जाती है जहां पर वह काम करती है। तिश्या उस कैफे के अंदर जैसे ही जाती है वैसे ही एक लड़की आकर उसे गले लगा लेती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तिश्या तुम कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो और वापस आ गई। तिश्या उस लड़की की बात सुनकर एक स्माइल पास करती है और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसे लड़की का नाम याद करने लगती है और फिर कहती है, आशी मैं ठीक हूँ, चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे। आशी फिर तिश्या को चेंजिंग रूम दिखाकर उसे चेंज करके किचन में आने के लिए बोल देती है। तिश्या जैसे ही चेंज करके वहां जाता है तो उसे एक डिश बनाने के लिए बोल दिया जाता है। वानी जो कभी किचन का मुंह भी नहीं देखी होती है, उसे आज इतनी बड़े बर्तन में डिश बनाने के लिए बोल दिया गया था जिसके चलते उसका सर ही घूमने लगता है, लेकिन फिर वह कैसे भी हिम्मत करके उसे बड़े से कड़ाह में तेल डाल देती है। और फिर जैसे ही उसमें हरी मिर्च डालने की बारी आती है वह डाल तो देती है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज कर रहा होता है वह वैसे वैसे डर के मारे कूदने लगती है। वही कोई किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी इन प्यारी हरकतों को देख रहा होता है और उसे तिश्या की हरकतों पर बहुत तेज हंसी आ रही होती है। लेकिन फिर वह अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए अंदर आता है और तिश्या को साइड करके खुद उस डिश को तैयार करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ बनाने आता ही नहीं है तो फिर तुमने यहाँ पे जॉब ही क्यों की। तिश्या पहले तो वहां पे उस इंसान को देखकर शॉक होती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी बात सुनती है वह अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहती है, किसने कहा मुझे कि मुझे कुछ बनाने नहीं आता, वो तो बस आज मेरा मूड नहीं है। और एक मिनट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सीनियर, इतना कहकर वही ईशान को घूरने लगती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमरे ईशान बाबू ही होते हैं। ईशान तिश्या की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं यहाँ में जॉब करता हूँ, वैसे मुझे नहीं पता था जिसे मैं इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मेरे ही पास मिलेगी, 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। वैसे अच्छा है ना, अब हम दोनों हर जगह साथ साथ रहेंगे। तिश्या उसकी बात को सुनकर बिना भाव के कहती है, जो लड़का कॉलेज में लैम्बोर्गिनी से आता है वो यहाँ पे इस छोटी से कैफे में काम करता है, ऐसे कैसे हो सकते हैं। ईशान तिश्या की बातों का जवाब देते हुए कहता है, जैसे तुम बिना टैलेंट का यहाँ पर कम कर सकती हो वैसे ही मैं यहाँ पे काम करना हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। तिश्या ईशान की बात पे मुंह बनाते हुए कहती है, तुम इतनी ज्यादा अमीर हो, तुम चाहो तो एक 5 स्टार होटल खोल सकते हो और फिर चाहे जितना मन करे वहां पर उतना खाना बना सकते हो, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईशान, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक क्या शॉप 5 स्टार होटल खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वह लोग ही आ सकते हैं जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे जो महीने की 8,000 कमाते हैं। और मैं खाना पैसे कमाने के नहीं बनता हूँ, मैं खाना इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे उन नाम से लोगों को मेरे हाथ का खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ, और ये नाम से लोग 5 स्टार होटल में कभी नहीं जा सकते हैं। ईशान की बात सुनकर तिश्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसकी मेंटालिटी मुझे अच्छी लगी है, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, आशा करती हूँ हमेशा ऐसे ही रहोगे। ईशान तिश्या की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं वह पहला इंसान हूँ जिसकी तारीफ तुम कर रही हो, लेकिन एक मिनट, क्या तुम इंसान नहीं हो। तिश्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाती है और वही उसको जाता हुआ देखकर ईशान अपने मन में कहता है, लगता है भगवान भी हम दोनों को मिलवाना चाहते हैं, तभी तो हमारे रास्ते टकरा रहे हैं, बहुत जल्द मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूंगा। वहीं दूसरी तरफ वेद सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार तिश्या की वो नीली आंखें ही दिखाई दे रही होती है और उसकी वो प्यारी मुस्कुराहट जो उसे सोने नहीं दे रही होती है। वेद एक झटके के साथ बेड से उठ जाता है और बालकनी में जाकर चांद को देखते हुए सिगरेट पीने लगता है और कहता है, मैंने हमेशा खुद को सबसे दूर रखा है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आने दी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम वही हो जिसका इंतजार मेरा दिल कर रहा था। तुम्हें जब मैं नहीं देखता तब मेरा दिल बेचैन हो जाता है और तुम्हें देखकर सुकून मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी लात लग गई तो फिर तुम कभी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी।
अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी वेद सिंह राजावत के कैद में, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और जो शिकारी होते हैं वो बहुत पजेसिव होते हैं और जब उनकी इच्छा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह चीज को तोड़कर फेंक देते हैं जो उन्हें अपनी जान से ज्यादा पसंद होती है, लेकिन उसे किसी और का नहीं होने देते। और तुम्हारी वो आंखें मुझे मजबूर कर रही है शिकारी बनने पर, और अगर एक बार इस शिकारी की नजर में तुम आ गई तो फिर बच नहीं पाओगी। टू बी कंटिन्यू। एक सजेशन देती हूँ। अब आगे। तिशा अपना सारा काम खत्म करके घर आती है कि तभी उसको हाल में ही दादी माँ मिल जाती है और उसे जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आकर खाना खाने के लिए कहती है। तिशा भी उनकी बात मानकर थोड़ी देर में ही नीचे आ जाती है और खाना खाकर जैसे ही रूम में जाती है तो वहां पे पहले से ही प्रेरणा जी मौजूद होती है और वह वेदांश के पास बैठकर चाकू से खेल रही होती है। इतनी रात को उनको वहां पे देखकर तिशा की भावे सिकुड़ जाती है और वह अपना हाथ बांधकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बड़ी मासा आप इतनी रात को यहाँ पे। वह तिशा को देखकर आराम से खड़ी होती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम यहाँ पे वेदांश की बीवी बनकर रह सकती हो, तुम्हें जो खाना हो खा सकती हो और जितने पैसे उड़ाना है उड़ा सकती हो, लेकिन कभी भी मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक कठपुतली बनाने के लिए खरीदा है, ना कि यहाँ आकर मेरे बेटे के रास्ते में खड़े होने के लिए। तिशा उसकी बात सुनकर उन्हें एक कंज्यूरन समझा नहीं सा लुक देते हुए कहती है, आपने मुझे खरीदा है और मुझे ही नहीं पता है ये कब हुआ, मुझे जरा बताने का कष्ट करेगी। प्रेरणा जी तिशा को घूरते हुए कहती है, भोले बनने का एड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को मैंने तुम्हारे लिए पूरे 2.5 लाख रुपए दिए हैं, तब जाकर उन्होंने तुम्हारी शादी वेदांश से कराई है। अंश जैसे ही उन दोनों की बातें सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे तिशा पसंद आने लगी थी, लेकिन आज उसकी सच्चा जानकर उसे बहुत दुख हो रहा होता है। तभी एक बार फिर तिशा की आवाज आती है जो कह रही होती है, पहली बात, जिसे आपने मुझे खरीदा है वह मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए उनका कोई हक नहीं है मेरे ऊपर कि वह मुझे किसी को भेज सके या उनसे कोई मुझे खरीद सके। और दूसरी बात, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आप इतनी आसानी से खरीद सकती हैं। इसलिए आपकी और मिस्टर और मिसेज मेहरा के बीच जो भी डील हुई है यह आप लोग ही जाने, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। और रही बात इस शादी की, तो यह शादी मैंने खुद की मर्जी से किया है और अब लीगली मैं वेदांश तिशा सिंह राजावत हूं, तो तमीज से बात करिए मुझे, और मुझे आप उंगली के इशारों पर नचाएगी ये तो आप भूल ही जाए। प्रेरणा जी तिशा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, चाहे अपनी मर्जी से करो या फिर जबरदस्ती। यह कहते हुए वह उस चाकू से अंश के हाथ पे कट लगा देती है, जिससे अंश के हाथ से खून निकलने लगता है। और तिशा जैसे ही अंश के पास जाने की कोशिश करती है वैसे ही प्रेरणा जी उसे रोकते हुए कहती है, ना ना बेटा, ऐसी गलती नहीं करना, अभी तो बस मैंने एक छोटा सा कट लगता है, क्या पता तुम्हारे बचाने के चक्कर में इसका गला ही उतर जाए। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे साइड खड़े रहना है अगर तुम अपने इस बीमार पति को जिंदा रखना चाहती हो तो। और जब बोर्ड मीटिंग हो या कोई भी डिसीजन लिया जाए, तुम्हें दादी माँ को व्योम के साइड करना है। वैसे भी वह तुम्हारी सारी बात मान जाएगी, क्योंकि तुम उनके प्यारे पोते की बीवी जो हो। इसलिए अब तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी कब तक अपने इस डिसेबल पति पे नजर रखोगी, मरने वाला तो इसे कभी भी मार सकता है। वो जैसे जैसे बोल रही होती है वैसे वैसे तिशा की आंखें गुस्से से एकदम लाल गई होती है, लेकिन वह इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और अपनी ही बातें बोले जा रही होती है। और फिर वह जैसे ही अंश के पास से उठती है वैसे ही तिशा उनका वही हाथ पकड़ लेती है जिस हाथ से उन्होंने अंश को चोट पहुंचाई होती। प्रेरणा जी चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह अभी इतना बोली ही होती है कि तब तक तिशा उनके उस हाथ को पकड़ के बुरी तरीके से मोड़ देती है और एक आवाज के साथ उनका हाथ टूट जाता है। वह चिल्लाते हुए अपना हाथ पकड़ लेती है और पीछे को हो जाती है, लेकिन तिशा उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है और कहती है, पता है आपको, मैं एक अच्छी बहू की तरह रहना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग हैं जब देखो आ जाते हैं उंगली करने के लिए। मैंने पहले कहा था ना आपसे, मुझे बुरा नहीं बना, प्लीज मुझे पूरा बनने पर मजबूर मत करिए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है। इसलिए आपके साथ अभी जो कुछ भी हुआ ना, इसकी जिम्मेदार आप खुद है। और हाँ, आइंदा मुझे डरने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आग हूं मैं और मुझे जो भी खेलने की हिम्मत करेगा ना उसे भस्म करने के लिए आए हूँ। इतना बोलकर वह अपने रूम का गेट थोड़ा सा खोल देती है ताकि उनकी आवाज बाहर जा सके। वही तिशा की इस हरकत से अंश की आंखें लगभग बाहर आने को होती है और फिर वह अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर चिल्लाते हुए कहती है, बड़ी मासा मैंने कहा था ना आराम से आइए,
लेकिन आपने तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब लग गई ना आपको, देखिए कितनी चोट लग गई है आपको। ये खाने के साथ हुआ, उनको धक्का मार के जमीन पर गिरा देती है। वही उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वानी व्योम का रूम, जो उसके रूम के बगल में ही होता है, वह तुरंत बाहर आ जाते हैं और व्योम जैसे ही अपनी मॉम को फर्श पे गिरा हुआ देखा है, दौड़कर वह उनको उठना और कहता है, मॉम आप नीचे कैसे गिरी। प्रेरणा जी कुछ कहती उससे पहले ही तिशा उनके और व्योम के बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है, व्योम जी ये क्या बिना मतलब के सवाल करने बैठ गए हो। आप दिख नहीं रहा माँ को चोट लगी है, आप ऐसा करो डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ, तब तक मैं मासा को चेक करती हूँ। व्योम तिशा की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन को छुपाते भी कहता है, तुम चेक करती हो मतलब। तिशा उसकी बात पे हंसते हुए कहती है, आपको शायद पता ना हो लेकिन वायु तो ऑल इन वन है, उससे सब कुछ आता है। मैं चेक करती हूँ, आप डॉक्टर को कॉल करो। सबका ध्यान इस वक्त प्रेरणा जी की तरफ होता है, इसलिए उसकी बातों पर कोई गौर नहीं करता है, लेकिन व्योम और अंश तिशा की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। अंश के मन में जहां तिशा को लेकर कई सारे सवाल आ चुके होते हैं, वहीं व्योम को एक झटका सा लगता है। वही प्रेरणा जी तिशा को इतना ड्रामा करते हुए देखकर शॉक में जा चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वह सुनती है वह उन्हें चेक करने की बात कर रही है, वह डर से कहां पर जाती है और जैसे ही कुछ कहने को होती है वैसे ही तिशा उनके दूसरे हाथ को पकड़कर दबा देता है और घूर कर उनकी आंखों में देखने लगती है, जिसके चलते वह एकदम से चुप पड़ जाती है। वही तिशा उनको बेड पे बैठाकर उनके हाथ को चेक करते हुए कहती है, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, उनकी ये हड्डी बस थोड़ी सी मुड़ गई है, मैं ऐसा करती हूँ इसको अभी ठीक कर देता हूँ। और हाँ मासा, थोड़ा सा दर्द होगा, आप बर्दाश्त तो कर लेगी ना। और फिर वह उनके कान के पास जाकर कहती है, एक सजेशन देती हूँ, गेम हमेशा अपने लेवल के खिलाड़ी के साथ खेलना चाहिए। अगर खिलाड़ी तुमसे कमजोर हुआ तो खेलने का मजा नहीं आता, और अगर खिलाड़ी तुमसे अच्छा हो तो हर की कीमत बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि जिंदगी भर कोई खेल खेलने के लायक नहीं रहोगी। टू बी कंटिन्यू। उसे गहराइयों में दफनाने की नियत रखती हूँ। अब आगे। सबके जाने के बाद तिशा मेडिकल किट लेकर अंश के पास आती है और उसके चोट को डेटॉल से साफ करते हुए उसे पर एक बैंडेज लगती है और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना, लेकिन टेंशन मत लो, दोबारा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब से जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इन लोगों ने एक बार तो मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन इस बार मैं इन्हें मेरे अपनों को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मैं इस बार तुम दोनों भाइयों की जिंदगी में तूफान बन के आए हूँ। तुम दोनों का खून एक है, लेकिन मैं आशा करती हूँ तुम दोनों अलग हो, क्योंकि तुम दोनों को ही मेरी पहचान नहीं है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखती हूँ, तो उसे गहराइयों में दफनाने की नियत अब चूज तुम्हें करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। अपने भाई का साथ देकर उनके गुनाहों में शामिल होना चाहते हो या फिर मेरा होकर रहना। फिर आगे हंसते हुए कहती है, लगता है मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ जबकि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे सुन नहीं सकते। लेकिन कोई नहीं, तुम जैसे भी सिर्फ तुम ही हो इस लाइफ में, और मैं तुम्हें अपने अंतिम सांस तक प्रोटेक्ट करूंगी इन राक्षसों से, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ इतना तो पता चल गया, वो लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं सिर्फ कंपनी और यहाँ के गद्दे के लिए। हो सकता है एक्सीडेंट के पीछे भी इन लोग का ही हाथ हो। छोड़ो इस बारे में, मैं बाद में सोचती हूँ, अभी हम सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह मुझे उठकर कॉलेज में जाना है। इतना कहकर वह उसके माथे पर किश करती है और फिर उसके बगल में लेटकर उसके दूसरे हाथ को हक करके सो जाती है। वही दूसरी तरफ प्रेरणा जी अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर बैठी हुई होती है, तभी वहां पे केतकी जी आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, आप किस सोच में खो गई है। नहीं ऐसा तो नहीं, उससे लड़की ने आपको भी फंसा दिया मेरी तरह। केतकी जी की बातें सुनकर प्रेरणा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। उनको खुद को ऐसे देखते हुए देखकर केतकी जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहती है, मतलब मैं बिल्कुल सही गैस किया है, आप गई होगी दफन बैंक उसे लड़की को अपने जाने फंसाने, लेकिन उसने खुद आप पर झपट्टा मार दिया। कोई नहीं, मैं आपके दुख को समझ रही हूँ। प्रेरणा जी उसकी बात को सुनकर उन्हें घूर कर देखने लगती है और फिर कहती है, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया लेकिन तुम उसके साथ कुछ करने के बजाय हंस रही हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। उसने जो मेरे साथ आज किया है उसका बदला तो मैं उसे लेकर रहूंगी। तभी वहां पे व्योम आ जाता है और कहता है, किस किस चीज का बदला लेने वाली है आप। प्रेरणा जी व्योम की बात सुनकर कहती है, मैं खुद से नहीं गिरी थी, उस गवार लड़की ने मुझे धोखा मार कर गिराया था और नाटक ऐसे कर रही थी जैसे उसे मेरी कितनी फिक्र है। मैं उसे इसलिए यहाँ पर लाया था कि वह हमारा साथ दे सके, लेकिन यहाँ पर आकर उसने तो अपना पूरा रंग ही बदल दिया। व्योम उनकी बात सुनकर कहता है, मॉम आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। प्रेरणा जी अपनी बात को समझाते हुए कहती हैं, मैं उस लड़की से 2 वीक पहले मिली थी तो वह एकदम वीक थी,
इसलिए मैंने सोचा मैं कि शादी विधान से कराकर इसे अपने साइड कर सकती हूँ और मैं जैसा बोलेंगी वह ऐसा ही करेगी। और उसके बाप और उसके सौतेली माँ ने भी यही कहा कि आप जैसा ऑर्डर करेंगे वह वैसा ही करेंगे, क्योंकि वह उनके खिलाफ जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकती है। और मैंने उनकी बात सुनकर उसे लड़की पर नजर भी रखा था, तो मैंने देखा था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। वो तो बोलते समय भी कम थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल बदल गई है। इसे देखकर तो अब ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो इसका हो लेकिन इसके अंदर आत्मा किसी और की आ गई हो। व्योम उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और कहता है, आपको इस लड़की की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा, मुझे इसके साथ क्या करना है। आप बस अपने आप पर ध्यान दीजिए और जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी मैं इसकी डिटेल में निकलवाता हूँ। वेदांश का रूम। तिष्या के सो जाने के बाद अंश अपनी आंखें खोलता है और तिष्या की तरफ मुड़कर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसकी मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम दिन पे दिन मेरे लिए पहली क्यों बनती जा रही हो? मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम तिष्या हो ही नहीं। तुम व्योम से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या तुम मुझसे पहले से जानती थी? तिष्या, तुम मुझे पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें किस नज़र से देखूं, नफरत के या प्यार से। ये सब कहते हुए वह अपनी उंगलियों को उसके फेस पर चल रहा होता है। लास्ट में उसकी उंगली आकर तिष्या के लिप्स पे रुक जाती है और वह उन्हें सहलाने लगता है। फिर थोड़ा आगे बढ़कर उसे लाइट किस कर देता है और कहता है, तुम जो भी हो मैं तुम्हारी पहचान को जान लूंगा। और तुमने कहा था ना सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में, तो अब से मैं ही रहूँ, इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी उसके पीछे से गेट खुलने आवाज आती है, जिसे सुनकर वह एकदम से डर जाता है। लेकिन जैसे ही वह वेद की आवाज आती है वह उठकर बैठ जाता है और अपने दिल पर हाथ रखकर डरने का नाटक करते हुए कहता है, क्या भाई, आपने तो मुझे हार्ट अटैक ला देना था, ऐसे कौन डराता है? तभी उसकी नजर वेद के पीछे खड़े दीपक पे पती है, जिसे देखकर अंश स्माइल करने लगता है और कहता है, हया दीपकी कैसी हो? तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर खुशी हुई मुझे। अंश की बात सुनकर दीपक अपना मुंह बना लेता है और कहता है, सर आप मेरा नाम बिगड़ना कब बंद करेंगे? अंश, कभी नहीं। वो दोनों चालू होते उससे पहले ही वेद उन्हें डांटते हुए कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो नहीं तो। उसके आगे का लाइन अंश पूरा करते हुए कहता है, नहीं तो आप हमें अपने लेपर्ड को खिला देंगे। वेद उसको घूर कर देखता है तो अंश अपने होठों पर उंगली रख लेता है और फिर एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, पता है भाई आपको मुझे चोट लग गई। यह कहते हुए वह अपने हाथ आगे कर देता है जहां पर बैंडेज लगा हुआ होता है। वेद उसके बैंडेज को हटाकर देखता है तो वह पे एक छोटा सा कट होता है। वेद अंश को घूरते हुए कहता है, तुम इसे चोट लगना बोलते हो? अंश वेद की बात सुनकर रोने जैसा मुंह बना लेता है और नौटंकी करते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, देखा नहीं आपने कितना बड़ा कट लग गया है? अगर इसका दाग रह गया मेरे हाथ पर तो मेरा क्या होगा? आपको पता है ना मैं अपनी स्क्रीन का कितना ध्यान रखता हूँ, तब जाकर तुम्हें इतना क्यूट दिखता हूँ, और ऊपर से उसे चुड़ैल ने मेरे को कट मार दिया। अब अगर दाग रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। दीपक अंश की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है, इतनी से कुछ नहीं होता है और आप टेंशन मत लो, इसका दाग भी नहीं रहेगा। अंश उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है और फिर एक क्रिपी स्माइल करते हुए कहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी एक छोटा सा कर दे दो, वैसे भी इसका निशान तो रहेगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। दीपक अंश की बात सुनते ही वेद के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, अंश सर मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छे स्किन डॉक्टर को ढूंढ कर लाता हूं और वह आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा भी दाग नहीं रहने देगा। वेद उन दोनों की बातों से पाक चुका होता है, इसलिए वह उन्हें घूरते हुए अपने पैकेट से बंदूक निकाल लेता है, जिसे देखते ही दोनों एक अच्छे बच्चे की तरह कोने में खड़े हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। फर्स्ट किस। अब आगे। दीपक एक कोने में खड़ा होकर तिष्या की तरफ ही देख रहा होता है और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। तभी वेद की नजर पड़ जाती है दीपक पर और वह दीपक को घूरते हुए कहता है, तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी वाइफ को घूरना बंद करो। वेद की बात सुनते ही अंश भी अलर्ट मोड पर आ जाता है और दीपक को खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। दीपक जबरदस्ती का अपने होठों पर स्माइल आते हुए कहता है, सर मैं तो बस उन्हें अपनी बहन की नजर से देख रहा था, देखी सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, एक छोटी सी डॉल की तरह। वेद दीपक को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मुझे अपनी बहन की नजर से भी देख सकते हो? और अगर अब तुम जिंदा रहना चाहते हो 2 सेकंड के अंदर से यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ऐसा गया करूंगा कि दुनिया वाले को भी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गायब हो गया। वह अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले ही दीपक वहां से गायब हो चुका होता है और वही उसके जाते ही अंश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भाई आप उसे कितना डरते हो, बेचारा बच्चा ही तो है, हो जाती है बच्चों से गलती। वेद अंश की बातों को इग्नोर करते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। अंश उसको ऐसा करता देख कहता है,
ओह हाँ, तो आज भाई का यहाँ पर सोने का विचार है। चलो अच्छा, हम पहली बार तीनों साथ में सोएंगे, मजा आएगा। वेद अंश को देखते हुए कहता है, तुम छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह खुश क्यों हो जाते हो, अब तो बड़े हो जाओ। अंश वेद के गले से लिपटते हुए कहता है, मुझे बड़ा नहीं होना है, क्योंकि एक बार मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं अपने बचपन को जिंदा रख सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे वजह से अपने बचपन में ही मार दिया था। तो अब उन्होंने मेरे इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने बचपन को बचाकर तो रखूंगा ही ना। वेद उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कराने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कुछ भी सुन नहीं होने देता और तिशा के दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। और फिर वह तिशा को ध्यान से देखने लगता है। तभी तिशा सोने में ही खाने का नाम लेते हुए अपने होठों पे जीभ फिराने लगती है, जिसे देखने के बाद वेद का गला सूखने लगता है। उसकी नज़र लगातार तिशा के गुलाबी होठों पर ही जा रही होती है और वह खुद को कंट्रोल करने लगता है और फिर सोचता, बस एक हल्की सी किस करूंगा। ये सोचते हुए वह धीरे से तिशा के कोमल होठों पे अपने होठ रख देता है। अंश जब देखता है देव तिशा को किस कर रहा है, तो वह अपने हाथों से अपने आंख को ढक लेता है और नौटंकी करते हुए कहता है, आप जो कर रहे हो करते रहो, छोटे बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा। ये कहते हुए वह अपने उंगलियों के गैप से वेद को देखने लगता है। वही वेद का सारा ध्यान तो तिशा के लिप्स पे ही होता है। जब वह तिशा किस कर रहा होता है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर धीरे धीरे ये छोटी सी किस डीप और पैशनेट किस में बदल जाती है। तिशा जब कसमसने लगती है तब जाकर वेद उसे धीरे से छोड़ देता है और तिशा अंश के साइड मुंह करके वापस से सोने लगती है। लेकिन अंश पीछे कहाँ रहने वाला था। अंश भी तिशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसके सॉफ्ट से लिप्स को अपने लिप्स से दबा देता है और अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने लगता है। वह तिशा को किस करने में इतना खो जाता है कि गलती से उसके लिप्स पर वाइट कर देता है, जिससे तिशा कसमशाने लगती है और सोने में ही रोने जैसा मुंह बनाकर कहती है, मॉम मुझे और सोना है, प्लीज सोने दो ना। वही इन दोनों भाइयों की तो सिटी पिटी गुम हो चुकी होती है डर के मारे, लेकिन वेद अपना दिमाग चलाते हुए तिशा को अपनी साइड घुमाकर उसके कंधे पर प्यार से थपकी देने लगता है, जिस वजह से तिशा उसके सीने में अपना सर घुसकर वापस से सो जाती है। वही अंश तो गांठ खाने के डर से पहले ही अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन फिर वह दोनों में धीरे धीरे नींद की आगोश में चले जाते हैं। सुबह का समय, वेद की नींद खुलती है तो वहां से अंश गायब होता है और वेद के पास एक पड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, भाई आज आप अपनी बीवी के साथ आराम करो और आज मैं बाहरी दुनिया को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 5-6 दिन से लेते लेते ये भी भूल चुका हूँ कि मुझे चलना भी आता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर, नहीं तो मैं ऐसे लेटे लेटे चलना भी भूल जाऊंगा। वेद उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसे नोट को अपने पैकेट में रख लेता है। तभी उसको महसूस होता है कि किसी ने उसे टाइटली हक कर रखा है और जब वह अपने बगल में देखा है तो तिशा उसे बच्चों की तरह हक करके सो रही होती है। तिशा के फेस को देखते ही वेद के फेस स्माइल आ जाती है, जिसका पता उसे खुद नहीं होता है और फिर वह भी तिशा को हक कर लेता है और उसके फहद पे किस कर देता है। तिशा नींद में ही कहती है, मॉम आप क्या कर रही है, हमें ना आपकी नियत ठीक नहीं लगती है, हमने आपको कितनी बार बोला है आप हमें अब किस मत किया करो, हम बड़े हो गए हैं अब। और फिर वह सो जाती है। वेद जब तिशा की बात सुनता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, ये सोचते हुए कि इस लड़की को क्या कोई भी आके किस करके चला जाएगा और यही सोचेगी कि मॉम ने किस किया। ये सोचते हुए वेद का गुस्सा बढ़ जाता है और वह तिशा को और भी ज्यादा टाइट हक कर लेता है और उसका फेस देखने लगता है। 1 घंटे बाद जब अलार्म से तिशा की नींद खुलती है तो वह तुरंत अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, अरे यार इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है। फिर वह देव की तरफ देखती है और कहती है, 1 मिनट, तुम तो इस साइड सोए थे ना, तो तुम इस साइड पर क्या कर रहे हो। उसके इस क्वेश्चन को सुनकर वेद जो जाग गया होता है वह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह वैसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए रहता है। फिर तिशा खुद को ही डांटते हुए कहती है, लगता है मैं पागल हो गई हूँ, तुम भला अपने आप कैसे इस साइड पर आ सकते हो, मैं ही इस साइड पर आकर सो गई और तुम्हें दूसरे साइड कर दिया होगा। ये कहते हुए वह उसके माथे के किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पतिदेव, आज मैं तुमसे पहले जग गई। ये कहते हुए वह बेड से उठ जाती है और वही वेद उसकी किस की वजह से अपनी ही जगह पे जम चुका होता है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसे किस किया होता है। तिशा जब देखती है उसके पास थोड़ा टाइम और बचा हुआ है तो वह रूम से निकालकर स्विमिंग पूल के साइड जाकर खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर गार्डन की तरफ देखते हुए सुबह का लुत्फ उठाने लगती है। वही अपनी बालकनी में खड़ा होकर व्योम भी तिशा को ही देख रहा होता है, या यूं कहे तो उसकी एक एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा होता है।
व्योम तिस्या को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये बड़ा अजीब है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? तुम्हें अच्छे फाइटिंग करने आती है, शूटिंग करने आती है, यहाँ तक कि तुम हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हूँ। तुमने मॉम के हाथ को पकड़ के इतना सटीक तरीके से कैसे बता दिया कि उनकी हड्डी कौन सी और किस तरह से मुड़ी हुई है? और तुम्हारी वो आंखें जिस तरीके से मुझे देखती है, वो आंखें मुझे इतनी जाने पहचाने से क्यों लगती है? ये सब चीजें तो वानी में था ना। तुम्हारी मुस्कुराहट है, तुम्हारे चेहरे का तेज और तुम्हारा देखने का नजरिया, हर चीज वानी से क्यों मिलता है? तभी व्योम की नजर स्विमिंग पूल के पानी पर पड़ती है जिसमें तिस्या की परछाई बन रही होती है, लेकिन उस परछाई में व्योम को वानी नजर आने लगती है, जो अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराने लिए उसे ही देख रही होती है, जिसके चलते वह डर कर पीछे हो जाता है। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.